वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्रेंज एनाटॉमी की थी। C4 साइक्लिंग के अंदर हम लोगों ने वहाँ पे मीजोफिल्स और बंडल शीथ सेल्स में डिफरेंस कर रहे थे। तो हम लोग देख रहे थे कि वहाँ पे मीजोफिल्स और बंडल शीथ सेल्स जो दो टाइप्स की स्ट्रक्चर बन रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई जो मीजोफिल्स होता है उसमें पहला स्ट्रक्चर ये कहा कि वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो स्मॉल होता है, छोटा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है मीजोफिल्स में, जो टू टाइप्स की सेल्स थी। जबकि जो बंडल शीथ सेल्स होती है उसमें लार्ज होता है। यदि बात की जाए सेकंड, जो मीजोफिल्स होता है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक CO2 को फिक्स किया जाएगा। जब वायुमंडल से CO2 आएगी उसको हम लोग फिक्स करेंगे। जबकि जो बंडल शीथ सेल्स होता है यहाँ पे मेटाबॉलिक CO2 को फिक्स किया जाता है। सॉरी, हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ पे मेटाबॉलिक CO2 को फिक्स किया जाता है, जो कि पहले से ही प्रेजेंट रहती है प्लांट के अंदर। थर्ड होता है कि जो मीजोफिल्स होता है इसमें CO2 एक्सेप्टर जो होता है वो पैप होता है, जिसका पूरा नाम होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट। हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। जबकि जो बंडल शीथ सेल होती है यहाँ पे होता है हमारा जो है RUBP, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट ये रहेगा। और हम एक माइंड में एक चीज़ हमें पहले से पता है, जहाँ पे भी RUBP होगा वहाँ रुबिस्को काम करेगा, रुबिस्को एंजाइम काम करेगा। तो हम लोग अभी देख लेंगे। तो मीजोफिल सेल्स के अंदर जो है हमारा CO2 एक्सेप्टर पैप जो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट है, जबकि बंडल शीथ सेल के अंदर CO2 एक्सेप्टर जो है हमारा रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है, रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट है। और एंजाइम की बात यदि की जाए तो एंजाइम जो है वो पैप के साथ में एंजाइम काम करता है, पैप्सी पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। जबकि बंडल शीथ सेल्स के अंदर यहाँ पे काम करेगा रुबिस्को एंजाइम काम करेगा। तो हम लोग यहाँ देख लेंगे कि यहाँ रुबिस्को काम करेगा। और ये चीज़ हमें पहले से पता चल गई कि रुबिस्को यदि मीजोफिल्स में एब्सेंट है तो वो बंडल शीथ सेल में प्रेजेंट है। ये चीज़ हमें पहले से मेंशन हो चुकी है। साथ में हम लोग देखते हैं कि फोटोसिस्टम सेकंड जो होता है वो मीजोफिल सेल्स में प्रेजेंट रहता है, तो हमारा बंडल शीथ सेल में एब्सेंट रहता है। और एप्रेस्ड मेम्ब्रेन जो रहती है वो प्रेजेंट रहती है मीजोफिल सेल्स में, जबकि हमारी एब्सेंट रहती है हमारी बंडल शीथ सेल में। और ऑक्सीजन जो होती है वो इवॉल्व होती है मीजोफिल सेल्स में, ये प्रेजेंट मानी जाएगी, जबकि हम लोग वहाँ पे एब्सेंट शो करते हैं इसको बंडल शीथ सेल में। ग्रेनम की यदि बात की जाए तो ग्रेनम जो हमारा मीजोफिल्स होता है उसमें ग्रेनम जो रहता है मेजरली हम लोग इसको बोलते हैं एब्सेंट रहता है। तो हम लोग वहाँ पे ग्रेनम को एब्सेंट शो करते हैं। मेजरली हम लोग वहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं कि ग्रेनम वहाँ पे एब्सेंट होता है। एक ही चीज़ हम लोग बताते हैं मेजरली कि मीजोफिल्स में जो एब्सेंट रहती है वो हम लोग बताते हैं कि ग्रेनम जो होता है वो यहाँ पे हम लोग कुछ बुक्स में ग्रेनम का मतलब हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ग्रेनम क्या बताया हम लोगों ने, हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि ग्रेनम क्या होती है। कि जो ग्रेनम है हम लोगों ने थाइलेकोइड्स के अंदर ग्रेनम को कॉइन शेप अरेंजमेंट बताया था थाइलेकोइड की। तो थाइलेकोइड एक कॉइन शेप्ड स्ट्रक्चर था जो इनफोल्ड स्ट्रक्चर से बनता है इनर मेम्ब्रेन की क्लोरोप्लास्ट की। हम लोग उसका डायग्राम जब हम लोग करेंगे कुछ वीडियोस हम लोग और अपलोड करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन से इनफोल्ड होने से जो है वो जो क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन के इनफोल्ड होने से थाइलेकोइड बनता है। और जब ये थाइलेकोइड ऐसे अरेंज्ड होने लग जाते हैं तो वहाँ ग्रेनम बन जाता है। तो मेजरली हम लोग ग्रेनम को हम लोग यहाँ एब्सेंट शो करते हैं बंडल शीथ सेल में, यहाँ हम लोग एब्सेंट करते हैं और यहाँ हम लोग इसको यहाँ पे प्रेजेंट शो करते हैं। तो हम लोग ग्रेनम को मीजोफिल सेल्स में हम लोग प्रेजेंट शो करते हैं, सिर्फ एक ही चीज़ एब्सेंट शो करते हैं और वो रहता है रुबिस्को एंजाइम। तो ये कुछ हम लोगों ने डिफरेंस देखे थे, मेजरली डिफरेंस थे, कुछ ज़्यादा हमारा डिफिकल्ट हम लोगों ने किया नहीं है। जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन जो वाटर होता है, कि हम लोग बोलते हैं कि फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर जो है हमारा वो एब्सेंट रहता है मीजोफिल सेल्स के अंदर, लेकिन हम लोग उसको मेंशन नहीं करेंगे यहाँ पे। हम लोग सिर्फ यही मेंशन करेंगे कि मीजोफिल सेल के अंदर हम लोग मेजरली हमारा फोकस कहाँ रहेगा, एंजाइमों पे, यहाँ से इन एंजाइमों पे रहेगा और साथ में इस चीज़ पे रहेगा। बाकी सब हम लोग इसको डिफरेंस करने के लिए पर्पज से हम लोग इसको बताते हैं। अब हम लोग बेसिक देखते हैं, हम लोग C4 साइकिल का स्टार्टिंग हम लोग देखते हैं कि C4 साइकिल को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे C4 साइकिल को, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, मुझे लग रहा है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा C4 साइकिल को मेंशन करते हैं यहाँ पे। तो C4 साइकिल को मेंशन करने के लिए हमें पता है कि 2 कंपोनेंट हमारे पास में है, एक हमारा मीजोफिल है और एक हमारा बंडल शीथ सेल है। तो हम लोग देखते हैं कि जो CO2 है ये हमारी CO2 एटमॉस्फेयर से CO2 ली गई है और जैसे ही CO2 को एटमॉस्फेयर से लिया गया, यहाँ शायद फॉक्स आ रहा है,
चलिए देख लेते हैं हम लोग। जैसे ही CO2 को लिया गया तो ये CO2 वाटर के साथ में रिएक्शंस करती है और एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम CA, जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट में चेंज होती है, H2CO3 में कन्वर्ट हो जाती है, जो ब्रेक डाउन हो जाता है H+ और HCO3- में। यहाँ से इसकी रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं पैप के साथ में। पैप फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि पहले से ही प्रेजेंट है। तो ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ में मिलने पर हमारा जो एक दोनों कंपाउंड हैं, ये दोनों के दोनों मिलकर के प्रोडक्ट बना लेंगे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि एक 4 कार्बन का है, याद रखिएगा। इसीलिए C4 साइकिल हम लोग बता रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। और एंजाइम यहाँ पे काम करेगा PEPC, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम आ रहा है और हमारा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन चुका है। इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को हम लोग भेज देते हैं क्लोरोप्लास्ट में। किसके क्लोरोप्लास्ट में? हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट में, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने पहले ही कहा है, पहले ये स्टेटमेंट बता दिया है कि मीजोफिल में भी क्लोरोप्लास्ट है और बंडल शीथ सेल में भी क्लोरोप्लास्ट है। तो हम लोगों ने वहाँ मेंशन कर दिया है दोनों जगह कि दोनों जगह हमारा क्लोरोप्लास्ट है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्लोरोप्लास्ट में पहुंच जाएगा, अब हम लोग ये नहीं बता रहे हैं यहाँ पे कि किसका क्लोरोप्लास्ट है वो, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को चेंज किया जाएगा मेलेट में। मेलेट में चेंज किया जाएगा। तो जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को मेलेट में चेंज किया जा रहा है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हम लोग एंजाइम यूज करते हैं NADPMDH, शॉर्ट में हम लोग इसको बोलते हैं। तो हम लोगों को पता है मेलेट डिहाइड्रोजनेज, NADP की फुल फॉर्म हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। और मेलेट डिहाइड्रोजनेज MDH, मेलेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है ये, ठीक है। तो M मीन्स मेलेट, यहाँ पे मेलेट को शो किया जा रहा है। तो जैसे ही मेलेट बन जाता है, इस मेलेट को हम लोग पास कर देंगे, सीधा का सीधा हम लोग पहुँचा देंगे इसे हम लोग कहाँ पे, तो ये हमारा मेलेट पहुँच चुका है बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। ये मेलेट हमारा पहुँच चुका है बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। तो जैसे ही मेलेट बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में पहुँच जाता है, इस मेलेट को भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा पायरुवेट में। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस मेलेट को भी कन्वर्ट करेंगे पायरुवेट में। तो ये हमारा पायरुवेट है, तो इस मेलेट को भी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं पायरुवेट में। तो यदि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को मेलेट में कन्वर्ट किया जा रहा है तो एंजाइम आ रहा है NADPMDH, हम लोग शॉर्ट में चलेंगे अब हम लोग। और जब मेलेट को पायरुवेट में कन्वर्ट किया जा रहा है तो एंजाइम आ रहा है NADPME, मेलिक एंजाइम। कहीं कहीं बुक्स में हम लोग यहाँ पे मेलेट की जगह मेलिक एसिड का भी यूज करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एसिड में और मेलेट में हम लोग एक प्रोटोन का अंतर बताते हैं, तो वो आगे पीछे चल जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को मेलेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, मेलेट को पायरुवेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और पायरुवेट को हम लोग फिर से भेज देंगे मीजोफिल्स के क्लोरोप्लास्ट में, और ये हमारा पायरुवेट आ चुका है। अब यहाँ पे एक खास चीज़ आएगी जिसकी बात हम लोगों ने की थी पहले भी, पीछे भी, कि जब भी कभी C3 को C4 में कन्वर्ट किया जाता है, C4 प्लांट में कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पे एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है PPDK, जिसकी फुल फॉर्म हम लोगों ने बताई थी पायरुवेट फॉस्फेट डिकाइनेज। ये काइनेज हम लोगों ने बताया था। तो जैसे ही हम लोग पायरुवेट को कन्वर्ट करेंगे पैप में, याद रखिएगा, और ये जो बाहर पैप है वो यहीं से आया है ना, एक ही चीज़ है। तो ये प्लांट के अंदर है, कहीं पे भी हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग इसको यहाँ ऐसे शो कर देते हैं। तो यहाँ मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरुवेट को पैप में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ एंजाइम हमारा लगेगा PPDK, पायरुवेट फॉस्फेट डिकाइनेज, याद रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे C4 का बहुत बेसिक हम लोगों ने दिया है। वैसे तो हम लोग देखें तो C4 में हम लोग अलग अलग टाइप के एंजाइम यूज करते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग इसकी साइक्लिंग को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, चाहे वो NADPMDH टाइप्स का हो, या NADPME टाइप का हो, या PEPC टाइप का हो, PEPC के जिसको हम लोग बोल देते हैं मोस्टली, उस टाइप का हो, तो हम लोग उस टाइप के अलग अलग यूज कर लेते हैं।
तो याद रखिएगा कि जब हम लोग अलग अलग टाइप का हम लोग एक पोर्शन और बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम लोग ये बताएंगे कि यदि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को मैलेट में चेंज किया जा रहा है और क्लोरोप्लास्ट की जगह माइटोकॉन्ड्रिया है तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे हम लोग वहाँ पे। और यदि हम लोगों ने ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को मान लीजिए एस्पार्टेट में चेंज कर दिया और एस्पार्टेट को हम लोगों ने बंडल शीथ सेल्स में भेजा तो उसको वापस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में चेंज किया। तो यदि यहाँ देखिएगा ध्यान से, इस रिएक्शन पे एक बार नज़र रखिएगा आप लोग। यहाँ से मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए, यदि पैप को ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में चेंज किया जा सकता है तो पैप की भी फुल फॉर्म लिख दी जाए। हम लोग यहाँ पैप की फुल फॉर्म मेंशन कर देते हैं। पैप होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट। फोस्फोइनोल पायरुवेट, तो जो ये फोस्फोइनोल पायरुवेट है इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फोस्फोइनोल पायरुवेट, सी मतलब होता है कार्बोक्सिलेज। तो ये जो पैप सी है इसका मीन्स है कार्बोक्सिलेज। तो ये कार्बोक्सिलेज है हमारा। तो जब हम फोस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट कर रहे हैं ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में, एंजाइम आ रहा है पैप सी, तो ये भी तो हो सकता है कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड भी तो कन्वर्ट हो सकता है पैप में। कुल मिला के हमें पैप चाहिए, क्योंकि पैप जब तक नहीं होगा, ये पैप देखिए इस CO2 को यहाँ से पूरे पाथवे से लेकर के यहाँ पहुँचा रहा है, यहाँ साथ में रिएक्शन कर रहा है। अगर पैप नहीं है तो रिएक्शन कौन करेगा। तो हम लोग देखते हैं कि पैप को हम लोग ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को भी हम लोग पैप में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए एंजाइम हम लोग यूज करते हैं पैप CK। पैप CK फोस्फेट इनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज काइनेज, कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो हम लोग देखेंगे कहाँ यूज करेंगे। साथ साथ में हम लोग वहाँ पे ये भी देखेंगे कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हम लोग ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को मैलेट में या मैलेट को पायरुवेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाता है। तीसरी कंडीशन हम लोग आगे ये भी मेंशन करेंगे कि यदि हम लोग वहाँ पे अलग अलग मान लीजिए ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को हम लोगों ने एस्पार्टेट में चेंज कर दिया या पायरुवेट को एलानिन में चेंज कर दिया, तो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग टोटली ये हम लोग सिंपल पाथवे को ले लेंगे इसकी को, और हम लोग साथ में कुछ रिएक्शंस और मेंशन कर देंगे और इसके बाद में हमारा C4 साइक्लिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। तो C4 साइक्लिंग को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन और क्रेंज एनाटॉमी पे है। सेकंड पार्ट साथ में मेसोफिल्स और बंडल सेल्स में डिफरेंस आना चाहिए था, लेकिन हम लोग वहाँ पे उसको ऐड नहीं कर पाए। तो सेकंड पार्ट में हम लोग इसका जो है मेसोफिल्स और बंडल शीथ सेल्स में डिफरेंस देख रहे हैं, साथ में हम लोग इसका बेसिक पाथवे देख रहे हैं, बहुत ईजी तरीके से देख रहे हैं ताकि हम लोगों को आसानी से याद हो जाए। थर्ड पार्ट में हम लोग इसके कुछ रिएक्शंस देखेंगे और इसको साथ में एक CO2 कंपेंसेशन पॉइंट देखेंगे, क्या होता है वो, कैसे मेंशन किया जाता है, उसको इजी तरीके से कैसे याद रखा जाता है, और उसको देख करके हम लोग C4 साइक्लिंग को एंड कर देंगे। और इसके बाद हम लोग कैम साइकिल पे आएंगे, तो ताकि हम लोगों के सारे साइक्लिंग यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से रिगार्डिंग खत्म हो जाएंगे। फिर यहाँ पे साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, फोटो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शंस में डिफरेंस हम लोग करेंगे, साथ साथ में नॉन साइक्लिक रिएक्शन में भी डिफरेंस करेंगे, और स्टार्टिंग की जो इसका एरिया है वो भी हम लोग डालने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम लोग क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम और थाइलेकोइड का डायग्राम हम लोग मेंशन करेंगे। तो थैंक यू क्लास को देखने के लिए। ऐसे ही इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और चैनल का नाम याद रखिएगा फिजिक्स एंड बायोलॉजी इजी वे। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा हम लोगों को इससे, आप लोग अगर इसको लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो इसी चैनल पे हम लोग अब 11th की रेंज के साथ साथ में हम लोग 12th के भी टॉपिक डालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को जो है प्लांट रिप्रोडक्शंस, जो कि हमारा NCERT की बुक का फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है, उसका कुछ पोर्शंस हम लोग डालने की कोशिश करेंगे। उसकी वीडियो भी कंटिन्यूसली आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। चलिए, थैंक यू।